भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी अगर निकालते हैं जैसा कि प्लान है, तो भारत जोड़ो यात्रा का अगला मिशन और पूरे यात्रा में एक आवाज ईवीएम के खिलाफ उठनी चाहिए। अगर ईवीएम रहा तो नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बन गए, ये मान के चलिए। अगर नरेंद्र मोदी को 2024 का प्रधानमंत्री बनने से रोकना, इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो सबसे पहली लड़ाई ईवीएम के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के हाथ में ईवीएम एक ऐसा हथियार है जो कभी भी वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जीत सकते हैं। माहौल बनाने के लिए वो कई और दूसरे तरीके अपना सकते हैं, जैसे 2024 के चुनाव के लिए वो तैयारी ही कर रहे हैं। राम के नाम पे वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, और भी दूसरे धार्मिक मुद्दे घसीटेंगे। हिंदू मुसलमान का मुद्दा उनका पेट मुद्दा है, उसे भी लेके आएंगे। 2-4 फिल्में और ऐसी लाएंगे, द केरला स्टोरी या द कश्मीर फाइल जैसी, जबकि द कश्मीर और फाइल के रचयिता खुद ही थे, लेकिन वो छोड़ दीजिए। तो इस तरह की फिल्में लाएंगे, यानी गोदी फिल्में भी लाएंगे। इन सब की काट और इन सब से बचने का तरीका यही है, कांग्रेस जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी के धार्मिक मुद्दे के अखाड़े में ही न जाए। नरेंद्र मोदी बजरंगबली का नारा लगाते रहें, लगाएं। नरेंद्र मोदी जय श्री राम करते रहें, करें, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अराजकता को जनता समझ रही है। लेकिन यही बात जब अपोजिट में कोई बोलता है तो उसका इस असर आम जनता पर पड़ता है। दोबारा कांग्रेस को यह गलती नहीं करनी है। अगर कांग्रेस एनालिसिस करेगी तो उसे भी यह पता होना चाहिए कि 15 सीटें उसका नुकसान हुआ है, 15 सीटें अनायास चली गई उसके हाथ से बजरंगबली और बजरंग दल के चक्कर में, नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाने के कारण। अब मैं ये सारी बातें बताकर आपको यह बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की इतनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी आज बृजभूषण के नाम से जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी आज किसानों की हत्या के नाम से जाने जाते हैं। 700 किसान जो दिल्ली के बाहर बैठ करके शहीद हो गए, उनके नाम से जाने जाते हैं। किसानों की आत्महत्या के नाम से जाने जाते हैं, किसानों के साथ किए गए धोखे के नाम से जाने जाते हैं। आज बृजभूषण के नाम से, अडानी के नाम से, हर दुष्कर्म और बुरे कामों के नाम से नरेंद्र मोदी आज जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी एक पंचायत का चुनाव भी अपने नाम से नहीं जीत सकते, उनकी इतनी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और यह भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी में भी आवाज उठनी चाहिए और शायद उठेगी। वैसे भी नरेंद्र मोदी की उम्र हो गई है मार्गदर्शक मंडल में जाने के, क्यों जबरदस्ती बैठे हुए हैं? भेजना चाहिए, दूसरे लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जिनको उन्होंने इस उम्र में मार्गदर्शक मंडल में भेजा, उनको बोलना चाहिए। और अगर वो नहीं बोलते हैं तो भाजपा फिर वही 2 सीट कहीं से, गुजरात से चुनाव लड़के अमित शाह 1 सीट जीत लेंगे और नरेंद्र मोदी 1 सीट जीत लेंगे। बाकी और कहीं से इनको वोट नहीं मिलेगा। गुजरात से इसलिए जीत लेंगे कि वहां बोलेंगे कि भाई आप अगर हमको नहीं जिताओगे, जैसा कि पिछले चुनाव में किया कि अगर आप हमको नहीं जिताओगे तो कौन जिताएगा, ये बोलकर वोट मांग लेंगे, वहां से जीत जाएंगे। 2 सीट बचेगी, एक अमित शाह की, एक नरेंद्र मोदी की। 2 ही सीट संसद, 2 ही लोग संसद पहुंचेंगे। शायद वो भी अगर गुजरात से लड़े तो, अगर कहीं बाहर से लड़ेंगे तो वो भी नहीं पहुंचेंगे। अब अगर नरेंद्र मोदी का कोई नाम लेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही हो, चाहे वो उनका ही आदमी हो, चाहे उनका भक्त ही हो, उसके सामने अडानी का चेहरा आता है।
नरेंद्र मोदी का नाम लेने से पहले बृजभूषण का चेहरा उसके सामने आता है, वो भी समझता है, वो भी, उसको भी समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी गलत है, गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी से बड़ा ब्लैक मनी रखने वाला कोई नहीं है। यह सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, आरएसएस को भी पता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मैं नहीं जानता, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, पहले मोदी का शुभचिंतक था, अब कांग्रेस का शुभचिंतक हूं, शुभचिंतक हूं। मेरा कोई मतलब नहीं है राजनीति से, लेकिन सलाह अगर आप तक पहुंचती है, उन तक पहुंचती है, किसी तक पहुंचती है, तो समझे इस बात को। दोबारा कांग्रेस ये गलती ना करे नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाने की। उनके अखाड़े में जाकर के वहां से कोई जीत के नहीं आ सकता। यानी धार्मिक मुद्दों का जिस तरह से गोलमाल करके इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी, अगर उसके ट्रैप में फंसे तो गए, और 15 सीट कम हो गई कांग्रेस की। यह कांग्रेस का नुकसान जो हुआ उसका आकलन कांग्रेस को करना चाहिए, जिससे कि दूसरे राज्यों में उसका वो नुकसान ना हो। अब यह ना समझ ले कांग्रेस की यहां हमने बोल दिया बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। मैं ये नहीं कि मैं बजरंग दल का पक्षधर नहीं, मैं तो बोलता हूं बजरंग दल नहीं है, आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। जो भी जहर फैलाता है, विषमता की बात करता है, देश तोड़ने की बात करता है, आम आदमी को बांटने की बात करता है, उसका समाज में रहने का कोई हक नहीं है। तो बैन तो आरएसएस पे भी लगना चाहिए, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। इसे मुद्दा बना करके अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे, कांग्रेस को मैं बोल रहा हूं, अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये नरेंद्र मोदी का अखाड़ा है, उसी में घसीटने की कोशिश किए। क्योंकि अब सवाल यह है कि जहां 15 सीट बजरंगबली के नाम पे निकाल लिए, वहां 10, 20, 50 सीट और निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल पाए? बताया कई कारण आपके सामने है। क्योंकि इनके कंधे पर बृजभूषण और अडानी बैठा था, ये कैसे जीत पाते? बजरंगबली का नाम कैसे ले पाते? बजरंगबली के मंदिर में जाने लायक नहीं है ये। हमारी बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे न्याय मांगने के लिए, और ये उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये बजरंगबली का नाम कैसे ले सकते हैं? इसके लिए उतना इंपैक्ट नहीं हुआ, वो एक असर किया, ज्यादा असर नहीं होने दिया। दूसरा, स्टेट का शिक्षित होना, पढ़े लिखे लोग, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो आंख बंद करके कुछ नहीं करते। उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया, लेकिन उस फायदे को वो और जगह मिल जाएगा ऐसा सोच के ना चलें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस दोबारा ऐसी गलती ना करे। बहादुरी दिखाने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, सामने वाले की ताकत और सामने वाले की स्टाइल, कैसे वो कुश्ती करता है, कैसे वो लड़ता है। अगर एक गांव की कुश्ती की भाषा में बोलें तो एक गधा लदान मारने वाले पहलवान के हाथ में अगर आपने हाथ दे दिया तो वो तुरंत मार देगा चित्त। तो वो मोदी का अखाड़ा है, धार्मिक मुद्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना या हिंदू मुसलमान करना, ये मोदी का अखाड़ा है। उस अखाड़े में जाकर मत लड़ो। लड़ने के लिए बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लड़ सकते हैं, और वो मुद्दे सब पर भारी हैं। कोई खाएगा नहीं, रोटी नहीं मिलेगी। 5 किलो अनाज के लिए लोग भीख के 5 किलो अनाज की भीख मांगने के लिए लोग 80 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं। उनको भी यह धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनको राम मंदिर बनने से या मंदिर में जाने से या मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगने से चलने वाला नहीं है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की फीस काशी, मथुरा और राम मंदिर अयोध्या से नहीं आने वाला है। उनके बच्चों को रोजगार, उनके खेतों में दाना पानी या उनकी कृषि या उनका ये
काशी मथुरा और अयोध्या से नहीं मिलने वाला है, उनको भी मालूम है, लेकिन उस पर लड़ना नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मोदी शिवलिंग पर चढ़े हुए एक बिच्छू के समान है। उनको जब खतरा महसूस हो जाता है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ के वहीं बैठ जाते हैं। अब उतारो, आप सोच के देखो, आप एक शिवलिंग पर अगर एक बिच्छू चढ़ा हुआ है, उसको कैसे उतारोगे? कैसे उतारोगे? डंडा लेकर मारकर उतारने जाओगे तो पब्लिक चिल्लाने लगेगी, भाई शिवलिंग पर प्रहार कर रहे हैं, तो अनर्थ है, अत्याचार है, गलत है। कोई ये नहीं देख रहा है कि यहां तो बिच्छू बैठा हुआ है। इस सातिराना चालों को कांग्रेस को भी आगे समझना चाहिए और वो समझ करके दांव खेलने चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए। आज कर्नाटका की जीत को कांग्रेस को एक लेसन के रूप में लेना है कि उन्हें क्या आगे कैसे बढ़ना है। हां, यह कह सकते हैं कि 90% कांग्रेस एक सधी हुई कांग्रेस बन चुकी है, एक जिम्मेदार कांग्रेस बन चुकी है, एक समझदार कांग्रेस अब बन चुकी है और नेतृत्व उसका एक सही हाथों में है और तरीके में है और चल रहा है। कांग्रेस एक सही राह पे, यह कह सकते हैं। तो भटके ना, 2-5% जो भटक जाते हैं कभी कभी दूसरे के अखाड़े में जाकर, वो ना करें। यह कांग्रेस के लिए सजेशन है।